अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी आर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी ब्रांड न्यू होस्ट निदा खान। और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी खूबसूरत होस्ट अनम गौहर। और मैं हूँ डॉक्टर राफिया। डॉक्टर राफिया हम में नहीं रही। क्या ये कब हुआ? माय नेम इज यूनुस खान एंड आई एम योर होस्ट। अनम, आज काफी सुकून है सेट पे। क्यों, क्या वजह? मुझे लग रहा है राफिया जी नहीं है ना, इसीलिए। यस, है ना? मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कौन राफिया है। जी आप सुन रहे हैं? नहीं हम मजाक आप कर रहे नोट हैं। भी कर लीजिएगा। कहाँ गई है राफिया जी? गई कहाँ है? सीक्रेट। सीक्रेट क्या मतलब? कहाँ है राफिया? राफिया जी आगे राफिया जी आगे। अच्छा, हमारे साथ एक न्यू होस्ट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। आई एम एन एक्ट्रेस एंड मॉडल एंड नाउ अ होस्ट। और थैंक यू सो मच मुझे शो में इंक्लूड थैंक्स टू करने के राफिया जी, लिए। प्लीज आप कैमरा में थैंक्स टू देखिए। राफिया जी, प्लीज। मैं बिल्कुल आपको नहीं जानती। थैंक यू सो मच मुझे अपना स्पॉट देने के लिए। ये कुर्सी में कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कुर्सी के पीछे तो बहुत लड़ाइयाँ हैं हमारे मुल्क में। भाई बात ये है, तक हो जाते हैं, गर्दनें तक कट जाती हैं। कुर्सी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, बट थैंक यू सो मच निदा, आपके आने से हमारे शो पे चार चांद लग गए और सेट पे सब लोग बहुत खुश हैं। आपने जो आके खूबसूरती बिखेरी है ना, आपने क्या कहना है आपके? हम बिल्कुल भी हम राफिया जी को मिस नहीं कर रहे। लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। खुशी क्या खबर खुशी है? एक मिनट, खुशी से याद आया, मैं आज जो है शादी की खबर लेकर आई हूँ। थैंक यू। नहीं लेकिन नहीं, तुम्हारी जैसे दुल्हन आती है इसीलिए ना, तो आज जो मेरा है दुल्हा साथ साथ। क्या गुड शॉट। क्या? मैं दुल्हा मैं हूँ, मैंने कहा साथ साथ। गुड शॉट। माय गॉड। अच्छा, आप खबर बताएं प्लीज। अच्छा ठीक है, ये शादी की न्यूज़ है, लेकिन शादी मेरी नहीं है, ना आपकी है, ना आपकी, ना आपकी। तो क्यों इतने खुश हो रहे हैं? अब्दुल्ला की शादी में ये वापस भी आ गाना गई पता हमारी नहीं क्या। खुशी, वापस आ गई। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की बेटे की शादी अनम, और उनका नाम है जुनैद, जूनियर सफदर उनको कहा जाता है। लेकिन शादी तो ठीक है, मतलब खुशी की खबर है, लेकिन लोगों ने इसको भी तनकीद का जो है ना, काफी ज्यादा इसको तनकीद के, क्योंकि इनकी शादी हो रही है लंदन के एक मोस्ट एक्सपेंसिव होटल में, जिसका नाम है द लेंस बोरो। और वहाँ पर पर्सन अनम, आप मैं कहती हूँ कि मैं जब ये न्यूज़ पढ़ रही थी और सुन रही थी, मैंने कहा कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। एक्स प्राइम मिनिस्टर के नवासे की शादी है। पर पर्सन जो खाना है 1350 पाउंड पर पर्सन, पाकिस्तानी 3 लाख पर हेड। पर हेड। ठीक है, 3 लाख रुपए का खाना कैसे आप मतलब खा सकते हैं? अब अगर मैं सोच रही हूँ कि 100 बंदों को भी बुलाया जाए तो 3 करोड़ बनते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 100 बंदे नहीं होंगे यार, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा नहीं 100 बंदे बिल्कुल नहीं है, इससे बहुत एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ही होंगे। इस शादी की जो मैंने कहा ना, तकरीब में भी लोगों ने तनकीद जो किया है, वो किया है कार्ड यकीनन हमारे डायरेक्टर दिखाएंगे। कार्ड में जो नाम है, नाम है कि मिस्टर एंड मिसेस, आयशा जो है उनकी वाइफ का खैर नाम है, जिनके साथ उनका निकाह हो रहा है 24 अगस्त को लंदन में। उनका सैफुर रहमान की बेटी है। ठीक है, कार्ड में लिखा है कि डॉटर ऑफ सैफुर रहमान, मिसेस डॉटर, इस तरह से करके, मतलब मिस्टर एंड मिसेस सैफुर रहमान। लेकिन मरियम नवाज का और कैप्टन सफदर का नाम लिखा है कि सन ऑफ कैप्टन सफदर एंड मरियम नवाज, उनके साथ मिसेस नहीं है। तो लोगों ने बहुत तनकीद किया कि ये लोग तो मियाँ बीवी हैं, तो मिसेस क्यों नहीं है? इतना भी कार्ड, क्योंकि हाई प्रोफाइल शादी है तो छोटी छोटी चीज़ों पे तनकीद होता है। तो जिसमें मरियम नवाज ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को मुझे मिसेस बनाने का, आई एम स्टिल ब्यूटीफुल, मतलब उन्होंने एक मजाक वे में बोल दिया। She is beautiful. Yes, तो उन्होंने कहा कि मतलब लाजमी है कि मैं नानी दादी या वाइफ का मेरे साथ टैग लाजमी है, मतलब मैं मरियम नवाज हूँ। तो उन्होंने एक तरह से ये बताया कि औरत को हमेशा मिसेस, आप मतलब ठीक है, अगर वो खूबसूरत है, प्यारी है, तो मतलब मोटिव ये है बताने का न्यूज़ कि उनके बेटे की शादी है, लेकिन वो स्टिल नहीं चाह रही कि कोई लोग समझे कि वो मिसेस है। अच्छा, हाँ। तो खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अनम, जो मैंने तुम्हें बताया कि 3 लाख मतलब पर पर्सन, पर हेड, तुम्हारा क्या कहना है? मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि शादियों का ट्रेंड ही, वो पहले कहा जाता था कि शादियां सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, लेकिन अब लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने को करना पड़ती हैं कि वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी में ये नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, और मेरे बेटे की शादी जो है हाई प्रोफाइल नज़र नहीं आएगी। लोगों को अब हाई प्रोफाइल दिखने का बड़ा मतलब शौक चढ़ गया है।
क्या कहोगे? मुझे लगता है कि इस तरीके की जो शादियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर होता है सोसाइटी का, या फिर आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, या तो ख़ानदान में टसल लगी होती कि इसने ये वाला बैंक्वेट लिया था तो मैं उससे भी एक्सपेंसिव वाला मैं करूँगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग बैंक से फिर लोन्स लेते हैं। आप अपनी जितनी हैसियत है अगर आप उसी में करें तो ना आपको मसला होगा ना आपके बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि आपकी तो शादी होगी बेटी की, फॉर सपोज कि किसी अच्छी जगह पे शादी करनी थी और थोड़ा अच्छा वाला हॉल करना था, आपने बैंक से लोन ले लिया। देन आपकी बेटी की रुखसती के बाद जो आपकी फैमिली रहती है प्रेशर में, कंपटीशन हो रहा है खानदान में भी कि हमें उसको दिखाना है। मतलब मुझे अपनी खुशी से ज्यादा लोग दिखाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं फेक हैप्पीनेस। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का भी काफी वो चल रहा है कि लोग डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाके बहुत बड़ी एक्सपेंसिव करती हैं। कोविड के बाद ये सारी चीजें डिफरेंट हो गई हैं। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की सोच बदली है। और अभी जो रिसेंट लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से भी बहुत सारी शादियां जो हुई हैं वो बड़ी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कम लोगों के साथ हुई है, लैविश भी नहीं हुई है। जो न्यू जनरेशन है, मेरा ओपिनियन है कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सादगी से करें और वो जो पैसे जो शादी पे खर्च हो रहे हैं उससे वो आगे या वेकेशंस पे चले जाएं, हनीमून पे चले जाएं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर लें। What I believe that's ये ज्यादा वाइज आइडिया है। पर अब तो लोग जो है ना नॉर्दर्न एरियाज में जाके भी कर रहे हैं, तो हनीमून के साथ ही शादी डायरेक्ट उसी जगह अच्छा, मैं इस चीज़ में ना एक ऐड करना चाहती हूँ। रहीक अब्बासी हैं जो अवामी रहनुमा हैं, ठीक है, अवामी तहरीक के रहनुमा हैं, उनका ये ऐड करना था। उन्होंने ट्वीट किया कि मरियम नवाज़ की बेटी की शादी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि आप हाई प्रोफाइल कहकर बहुत सारी चीज़ों से साइड पे हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि इनके ऊपर केस हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है। अब पर पर्सन जब आप 3 लाख रुपए अफोर्ड कर रहे हैं और लंदन का मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स में आता है, मैंने लिटरली गूगल पर जाकर उनके पिक्चर्स देखे, मैं तो आंखें फटी रह गई कि वाकई। एक जनरल ओपिनियन ये कि ये पार्टी है वो एक करप्ट है, तो शायद ये वो लंदन के जो होटल है उसको भी चीट कर रहे हैं। क्या आप दे दें खाना, हम आपको पैसे देंगे, शायद बाद में ना दें, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो बिजनेसमैन तो है वो। जितना उन्होंने मुल्क को लूटा है ना, मुझे मैं यकीनन कह सकती हूँ कि वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क को इतना लूटा। इस खाने में ऐसा है क्या? सोना है क्या है? सोना चांदी नहीं, बस जगह की डिमांड है। खाना नॉर्मली है, डायमंड्स निकलते होंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि घास खाने के बाद। क्या कह रही हैं गिफ्ट भी तो देते हैं, रिटर्न गिफ्ट भी तो होते हैं। तो अगर मुझे शादी पे जाना हो तो क्या प्रोसीजर है? नहीं, बट आपको पहले गिफ्ट लेकर जाना होगा, फिर आपको रिटर्न। लेकिन अनम नदब, मैं ये सोचना चाह रही हूँ कि इस शादी में जाने वाले जो गेस्ट हैं उन पे कितना प्रेशर होता होगा ना कि मेरे कपड़े तो इतने महंगे होने चाहिए, 15 लाख का तो सूट होना चाहिए, पक्की औरत निकलती होगी। फिर अपनी शादी करने से अच्छा है। और वहाँ पे भी जाके कंपेयर करते होंगे, यार इसका ड्रेस मुझसे ज्यादा अच्छा कैसे है। ये सिर्फ औरतें करती होंगी एक दूसरे को। नहीं, मर्द भी करते हैं यूनुस, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। कोई भी नहीं रखता, मर्द नहीं करते, कंपटीशन से फोर्स समदर है, ठीक है, ये लड़का है। अच्छा। अगर ये कहता कि नहीं मुझे इतनी हाई प्रोफाइल शादी नहीं करनी तो नहीं होती ना, तो वो लड़का ही है, तो आप छोड़ दे। तो उसकी अम्मी ने बोला होगा नहीं बेटा हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मरियम जी ने इनको कॉल की थी। तो यूनुस आप कैसा निकाह करना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ओपिनियन है कि मैं सादगी से करूंगा। नहीं, लड़की से भी पूछना है ना, वो करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी, अपना ओपिनियन दे रहा है। देखिए, लड़कियां मर रही हैं मेरे। कौन सी लड़कियां हैं वो? वो आपको नहीं दिखेंगी, बताएं। वो युगांडा की है। मुझे बीपी की कोई टैबलेट ला दो प्लीज। देखिए, सादगी से मेरा खुद का एक ओपिनियन है कि आप इतने ही आप करते हैं और इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, खाना वाना होता है और चीजें होते हैं और वो लोग नुक्स निकालते हैं। स्पेशली आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है वो खानदान वाले। तो मेरी कोशिश है कि बड़ी सादगी से, अगर मेरी फैमिली है, मेरे मदर फादर, मेरे सिबलिंग्स और उसकी फैमिली में पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, दैट्स इट। मैं ज्यादा खर्चा भी नहीं करूंगा। और सब फ्यूचर भी हमारा आगे ऐसा है ना, दिस पेंडेमिक और यूनुस ऐसा भी होता है कि आगे इन सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। आप जितना सेव कर सकते हो, आपको आगे के सर्कमस्टांसेस नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू कपल के लिए। वो शादी तो कर लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, बट आगे क्या है? नहीं, एक दफा हम मतलब एक जगह हम ये कहते हैं कि सुन्नत है निकाह, ठीक है, और दूसरी जगह हम वो सुन्नत से हटके ऐसी चीजें करते हैं कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल सेट नहीं की। और कायनात ये भी
भी चीज़ है कि माँ बाप की कमर टूट जाती है, बेटी की शादी करनी हो या बेटे की शादी करनी हो, उनको नहीं पता चलता कि कितना कर्ज उठा लेते हैं कि वो बेटी के ससुराल को या बेटे के ससुराल को राजी करते करते। तो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड में ये चीज़ तो ब्लेसिंग है कि बेचारों की शादियाँ जो हैं वो कम बजट। मेरी अपनी सिस्टर की हुई है यार कोविड में शादी, लेकिन मुझे लगता है निकाह सादगी में ही होना चाहिए। एग्जैक्टली ज्यादा और वो सुकून है। एक लाइन है कि कभी आप शादी पे जाएं किसी के तो उसके खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बाप की सारी जिंदगी कमाई लग जाती है उसमें। बिल्कुल। शादी पे काफी इंटेंस डिस्कशन हो चुका है, तो हम लोग ब्रेक के बाद आते हैं और किसी और टॉपिक पे बात करते अनम हम ब्रेक पे जाते हैं। चलते हैं ब्रेक पे। हैं। चलो लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस, हम दोबारा शो में आ चुके हैं और मैं और बात ये शो में आ चाहती चुकी है। आगे बढ़ो। तो मैं बात करना चाहूँगी बुक्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बुक्स। मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू अनलीश योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके, विच इज़ वेरी नाइस। उसमें बताया जाता है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड वो होता है कि हम रोजाना सुबह उठते हैं अपनी डेली मर्रा रूटीन में और हमें पता होता है कि यार आज मुझे ब्रेकफास्ट करना है, अब मुझे उठ के ये करना है, अब मुझे इस काम पे जाना है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसको आप इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचा रहे होते हो और वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में वैसा होने लग जाता है। बिल्कुल। तो जो नाइटमेयर्स होते हैं ये भी सबकॉन्शियस की वजह से होते हैं। एग्जैक्टली, जो आप सोच रहे होते हो, अगर आप सोचोगे ना कि यार मेरे बाल बहुत वीक हो रहे हैं और गिर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को ना वो मैसेज पहुंचा रहे होते हो। तो हम कॉन्शियस और वो वाकई में होने शुरू हो जाता है। नहीं, सब कॉन्शियस, क्या आपको अंदर फील हो रही है ये चीज, आप बोल नहीं रहे हो, अपने आप को दोहरा रहे हो, आपको ये चीज फील हो रही है और आप फील करते करते आपने इतना फील कर लिया कि आप बिल्कुल ना आपके बाल गिरना वाकई में शुरू हो जाएंगे। तो उस बुक में बहुत अच्छी गाइड थी कि आपको जो अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, आप रोजाना सोते वक्त ना उस चीज को रिपीट करो, अपने दिमाग में सोचो और इस बात को देखो कि अगर जब वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी तो आप कितना खुश रहोगे उससे। आप ना रिजल्ट सोचो, ये मत सोचो कि यार ये होगा कैसे, और वो वाकई में होना शुरू हो जाएगा। सबकॉन्शियसली जो माइंड है हिस्सा हमारा, ये एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव रात में या उस टाइम पे, सुकून के टाइम पे, जब आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता और आप रिलैक्स्ड होते हो बहुत ज्यादा और क्यों मुस्कुरा रहा है? नहीं ऐसी हो। जब आप उनको कुछ याद आ गया था इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये गलत सोचते हैं ना, रिलैक्स कोई आसपास नहीं है। नहीं, वो अपने को लेजेंड को सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस जो चीज है वो माइंड जो हिस्सा है वो एक्टिव तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। जब आप कॉन्शियस, अभी मैं हूँ, जब मैं थोड़ी सी वो हल्की हल्की नींद में आ जा रहा हूँ तब मेरा वो एक्टिव होगा, और अनकॉन्शियस होता है तब मैं पूरा बेहोश हो जाऊँ, जब मैं बिल्कुल डेड स्लीप हो रही होती है। तो वही वाली बात थी, आपकी वो बात थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। लेकिन और कौन सी किताबें पढ़ी? और यूनिस थोड़ी सी इसमें बात मैं ऐड करूंगी कि जब आप पावर नैप लेते हैं 2 घंटे की या 1 घंटे की, आप पावर नैप ले लें, उसके बाद बहुत माइंड एक्टिव होता है। आप कुछ भी जो चीज आपने सोचनी होती है, काम करना होता है, उसके बाद बहुत अभी अगर डॉक्टर राफिया यहाँ होती, वो कहती है गलत है, मेडिकली गलत है। नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ये चीज मेरे साथ होती है। मैं जब भी सोती हूँ उसके बाद, बट ये बात फैक्ट है ना। हाँ, आपकी बात से मैं अग्री हूँ, बट मैं कुछ और पॉइंट बोलने वाली थी कि हम जो सोचें वो चीज होने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग फौरन से कमांड पकड़ता है उस चीज की कि हमने अंदर ये सोच लिया है। जैसे कि अभी रात की, अगर मैं अपनी कल की बात करूँ, मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हूँ और मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी टाइम से, और एक्चुअली सुबह मेरे साथ वो ही हुआ। मैं सुबह उठी तो आई वाज फीलिंग सो इल कि मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, शायद मुझे मेरी नींद कंप्लीट नहीं। सो एक्चुअली आप पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो, वो चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है। इसलिए कहते हैं हमेशा कि अच्छा सोचना चाहिए, एंड मायूसी कुफर है, वो इसीलिए कहा गया है। और अनम, ये भी एक चीज है कि लाइक आप हेल्दी तो हैं, बट लाइक आप मेंटली भी सिक हो जाते हैं। जब आप बीमार होना स्टार्ट होते हैं, आप मेंटली भी सिक हो जाते हैं जब आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तीनों चीजें होनी चाहिए जिंदगी में। एक थ्योरी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, माइंड ओवर मैटर। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो इररिस्पेक्टिव कुछ भी आपके साथ इश्यूज हो रहा है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका दिमाग, मैंने पहले भी एक्सरसाइज बताई, फोकस बढ़ाएं, फोकस। चेस खेलें, चेकर्स खेलें, ऐसी गेम्स खेलें जिससे आपका माइंड और तेज चल रहा हो। दूसरा है आप रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, वो पूरी बॉडी को पंप करता है, वो ब्लड हो, ब्रेन हो, हर चीज हो।
तो मेक श्योर करें आपकी बॉडी फिट रहे एंड आपका माइंड फिट रहे। अच्छा, मैं भी निदा, तुम्हारी इस बुक से मुझे याद है, मैं आजकल बुक पढ़ रही हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच। ग्रो रिच बुक लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं बुक पढ़ रही हूँ, नेपोलियन हिल की है, किताब लिखी हुई है, और बेसिकली ये किताब का जो मोटिव है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है। आप अपनी ज़ात को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव है भी, फॉर एग्जांपल मुझे एक वाइब्स आ जाते हैं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स आ जाती है, ये कहने की बात है कि अच्छा छोड़ो, इग्नोर करो, नहीं आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये इंसान पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो उस पर जो है ना, उसमें दिखाया है कि अगर कोई नेगेटिव इंसान भी मिले, वो इतना क्योंकि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं बन सकती, क्योंकि आपको वो नेगेटिव लड़कियां मिले पॉजिटिव हो सकती हैं। अब ये अपनी बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं लेट मी कंप्लीट कि ये बड़ा सीरियस है, क्योंकि हमारी आवाम को भी ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो लोगों को काम करना है, उन लोगों को ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे उनकी मजबूरी है, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए भी एडजस्ट करना है, उनको किसी इंसान से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही। क्वेश्चन टाइम। एक सवाल है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव चीजें हो रही हैं, वो फैमिली से भी हो सकता है, वो ऑफिस में भी हो सकता है, वो हर तरफ से हो सकता है, तो कोई ऐसा एक्शन जिससे आप अपनी ये जो नेगेटिविटी है इसको एक पॉजिटिव चैनल में ट्रांसफर कर सकें। जी कायनात। मैं तो ऑनेस्टली जब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव लोगों में बैठी हूँ और मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, तो मैं म्यूज़िक सुनने लग जाती हूँ। मेरा आई डोंट नो, मुझे म्यूज़िक बहुत रिलैक्स कर देता है। और म्यूज़िक का मतलब ये नहीं रैप ढस नहीं, बहुत काम जो है, बहुत काम म्यूजिक सुनते हैं, तो मैं सही बात है कायनात, म्यूजिक इज अ गुड एस्केप। प्लस यूनुस, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि बी काइंड टू अनकाइंड पीपल, दे नीड इट द मोस्ट। आप जितना एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिविटी दिखाते हो ना, क्योंकि अब वो इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि हर कोई उससे बुरी तरीके से ही बात कर रहा है, हर कोई उसकी हर बात को गलत ही समझ रहा है। जब आप उनके साथ अच्छा बिहेव करने लग जाते हो ना, तो उनको रियलाइज होता है कहीं बैक ऑफ द माइंड कि यार वाकई मैं ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, या ये चीज़ कितनी अच्छी है, मुझे भी इस तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन नहीं निदा, कभी कभी अगर हम इतने नेगेटिव लोगों के साथ कितना भी पॉजिटिव बिहेव करें, तो वो कहेंगे इसका जरूर कोई मतलब है। बट जब उनको दिखेगा कि नहीं है उनका कोई मतलब, बैकअप स्टोरी पता नहीं होती, कभी कभार फिर इंसान को बहुत टाइम में जाके फील हो ही जाता है। खुशियाँ बताएं क्या। जी, मेरा ये आंसर है कि फैमिली आपकी हेल्दी स्ट्रेंथ होती है। जब आप फैमिली में बैठते हैं, जब आप कोई भी बात उनसे शेयर ना भी करें, एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी भी चल रही होती है, तो आपकी बहुत स्ट्रेंथ होती है। आप डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, वर्क रिलेटेड या वैसे पर्सनल भी, तो आप फैमिली के साथ बैठते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको काफ़ी डिप्रेशन से बाहर निकालती है। और वर्कआउट तो आप लोग करते हैं, वो तो आपका 9 out of 10 गुड आंसर। जी अच्छा निदा, आपकी बात से मुझे एक कोट याद आया कि वो कहते हैं कि आप अपनी अच्छाई को मत रोकें। अगर कोई आपके साथ बुरा है या आपके बारे में बुरा सोच रहा है, या उसको ऐसा लगता है कि किसी मफाद के गर्ज से मेरे काम आ रहा है, तो आप उसे सोचने दें, आप अपना काम करते रहें, क्योंकि आपकी अच्छाई का सिला इन द एंड आपको उसका अजर जरूर मिलेगा। ट्रू। मुझे एट टाइम्स फील होता है कि नेगेटिव इंसान जो है, अगर आपकी लाइफ में वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो ऑफिस में कलीग हो सकता है, या फैमिली मेंबर भी हो सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप उनसे दूर हो जाएं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव उसमें चैनल में लेकर आएं। अच्छा, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि वो नेगेटिव इंसान कभी बहुत इतना वो उस दौरान में गिर चुका होता है कि वो कभी निकल नहीं सकता। जो मैंने अपनी चीज़ों में फेस किया है, वो मुश्किल होती है उसको निकालना। आप भी वैसे ही नेगेटिव हो जाते हैं। ज्यादा लड़कों में होती है, लड़कियों में होती है? दोनों में होती है। इसका ताल्लुक लड़का लड़की से नहीं, इंसान से। इंसान की पर्सनालिटी। अक्सर ये एक जनरल ओपिनियन है हमारे लड़कों का आपस में कि अगर कोई ज्यादा लड़का जो है वो चिड़चिड़ कर रहा होता है, नेगेटिव कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं तू औरत क्यों बन रहा है। ये स्लैंग है। तो ये बुरा, जैसे अभी आप अक्सर बोलती है कि इसके अंदर की आपा निकल आई है, तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि औरत नेगेटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। हाँ, क्योंकि हम औरतों ने ही ऐसा जहन बना दिया बोल बोल के कि इसकी तो खानदानी फुप्पो है, या इसके अंदर की औरत है। फुप्पा सेफ है, फुप्पी बदनाम है। अच्छा, मगर देखिए औरत को आगे रखा जाता है। मर्द जब शक करता है, वो भी तो नेगेटिविटी में आता है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आप सोचते हैं, तो वो एक लास्ट शक टाइम में बात डिस्कस नहीं किया आती। था शक व्हाट द शक। रीजन यही है कि औरत ज्यादा शक करती है मर्द पे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है औरत बोल देती है, मर्द के दिल में होता है, लेकिन वो कहते हैं ना छुपा लेता है, सारी बात को जमा करता है। एक्सक्यूज मी टीचर, क्वेश्चन टाइम। और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, वरना मर्द भी सेम ही है। एक फलसफा है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ पूछे कि हम जब भी मर्द औरतों से पूछते हैं
कि क्या हुआ, तो वो कहती हैं कुछ नहीं। इस कुछ नहीं का आप एक्सप्लेन करेंगे? इस कुछ नहीं के वो पीछे आपको बहुत लंबी एक बार वन बाय वन। आनंद जी बताएं। मुझे लगता है इस कुछ नहीं के पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, लेकिन औरतें डरती हैं अपनी बात रखने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बात नहीं समझ सकेगा। अच्छा देखिए, अगर आप मुझसे पूछें क्या हुआ, क्या हुआ, तो मैं बोलूं अगर लड़की की तरह नहीं नहीं कुछ नहीं, तो ठीक है। अब आप पूछे क्या हुआ, अब वो क्यूरियोसिटी आना शुरू हो गई है। कुछ नहीं, तो इसमें कहाँ डर आ रहा है आपको? अच्छा, औरतों की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि कहे बिना मर्द समझ जाए। अब वो कैसे समझेगा? क्यों समझ जाए? एग्जैक्टली, जादूगर है मर्द, क्या है? हाँ, मेरा पॉइंट भी ये है कि वो कैसे समझेगा। अच्छा, मुझे इंसान? ऐसा लगता है कि जैसे औरत मासूम है और वो प्यार की भूखी होती है, अगर उसको प्यार से डील किया जाए वो सब कुछ बता देती है। जी निदा, कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम इतनी बुराइयां कर रहे हो हमारी। कहना बताएं। मेरे हिसाब से इसका ताल्लुक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का मर्द और औरत से नहीं है। Exactly. और सब इंसान की अपनी पर्सनालिटी से, लेकिन औरत को बोलना चाहिए अपने हक के लिए, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलती ना, तो वो चाहती है कि उसको पैम्पर तरीके से बुलवाया जाए। ट्रू, उसको पैम्पर तरीके से कहा जाए। लेकिन मजीद हो गया, आई थिंक ये औरत और मर्द के ऊपर जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं बोलती चाहती हूँ। मुझे लगता है ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आते हैं तो और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। मैं अनम से ब्रेक से पहले कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन ब्रेक के बाद पूछूंगी। तो बस जा रहे हैं, प्लीज ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। मुझे कुछ पूछना है। ओ कुछ नहीं। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। मैं सोच रही थी कि अभी जैसे कि मुहर्रम चल रहा है और इसके बारे में थोड़ा सा ये पॉइंट उठाना चाहूँगी। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, और मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी मजालिस वगैरह होती है मुहर्रम में, तो क्या इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि आपको 3 सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। दैट इज नंबर 1 गेट वैक्सीनेटेड, नंबर 2 फिजिकल डिस्टेंस आप फॉलो करें, और नंबर 3 विच इज रियली इंपॉर्टेंट मास्क। मास्क लगाइए। मजालिस वगैरह में लोग जाते हैं तो वहाँ तो इतनी भीड़ होती है, क्या वहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है, एंड आई गेस आपको छोड़ें, गवर्नमेंट को भी छोड़ें, आप अपनी सेफ्टी के लिए करें, आप अपनी ज़ात के लिए करें। और अगर गवर्नमेंट नहीं भी ऐसा कुछ बोलती है तो मुझे लगता है हम खुद इतने समझदार हैं कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे देखा देखी बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। अच्छा अनम, मैं इस पे मेंशन करना चाहती हूँ, बार पर इमाम बारगाह में अनाउंस किया जाता है, ठीक है, लेकिन अब वही वाली बात है ना, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। अब आप वो स्ट्रिक्टली अगर किसी को कहेंगे ना मास्क पहने, तो आगे से लोग कहते हैं तुम्हारा क्या मसला, मेरी जिंदगी का। ऐसे भी बहुत सारे हैं, चीजें हैं, क्योंकि अभी भी हमारी कौम को ना लेकिन उनको होता है कि आप हमें समझाएं नहीं, हम समझी भी कौन। और कायनात, इसी बात पे मैं एक छोटी सी ऐड करूंगी बात कि हमारे जितने भी दोस्त यार और हमारे करीबी घर के मतलब लाइक कितने सारे चले गए यही कोताहियों की वजह से कि मास्क नहीं पहनना, आपने डिस्टेंस नहीं रखना। पर अभी 14 अगस्त पे भी लोगों ने फॉलो नहीं किया। आई डोंट थिंक सो कि करेंगे, बट उनको करना चाहिए। ऑब्वियसली एक गम अपनी जगह पे है, सब कुछ है, पर अभी लोग हैं, ह्यूमैनिटी को भी तो देखें ना। लेकिन अनम ने ये जो चार्ट वाली बात की ना, ये इसलिए भी क्योंकि 1 से 10 कंटिन्यूसली मजालिस होती है, फिर बीच में जुलूस भी होता है, और जुलूस में बहुत लोग आए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इतने लोग अलाव, लेकिन अब कोई खड़ा होकर गिनेगा तो नहीं ना कि 1 2 3 4 और फिजिकल डिस्टेंस हर जगह, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है? जो लोग नहीं कर रहे, जैसे मेजॉरिटी लोग तो कर रहे हैं ना, SOPs फॉलो कर रहे हैं मजलिस में, या वैसे भी जनरल बात कर रहा हूं मैं, तो जो नहीं कर रहे उसका सोल्यूशन क्या है? हमने बीच में सुना था कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको फाइन होगा, जो सोशल डिस्टेंस नहीं रखेगा उसको फाइन होगा, बट अगर रूल आया है, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या है? नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जुलूस का मैंने सुना है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, तब तो कोविड बहुत ज्यादा फैला था, तो मैंने ये सुना था कि लोग बहुत कम करते थे, और जिनको देखते थे ना कि मास्क नहीं पहना हुआ, तो उनको कहते थे कि आप बाहर जाएं, मतलब बाकायदा उनको निकाल दिया जाता था। और ये एक चीज और भी है कि वैक्सीनेटेड है लोग, तो बोलते हैं हम वैक्सीनेटेड हैं, और हम लोग कार्ड देख रहे हैं। हाँ, नहीं वो ये कहते हैं कि हम लोग क्यों मास्क लगाएं। आपको पता है कि अमेरिका में लोगों ने मास्क फेंक दिए, वहाँ कोई भी मास्क नहीं पहन रहे, और वहाँ क्योंकि उन्होंने शुरू में ख्याल कर लिया ना,
मतलब हमारे कंट्री में रह गए कोरोना, बाकी जगह से खत्म हो चुका आप है। उन्होंने लॉकडाउन भी खत्म कर दिया। मैंने प्रीवियस शोज में बात की थी कि उनकी टाइमिंग्स भी पूरी हैं ताकि लोग पैनिक होके क्राउड ना हो ना, और मास्क वगैरह भी निकाल दिए, कोई नहीं लगा रहा है। चाइना में कनाडा के एक कोर्ट आप में रिसर्च कर लीजिए घर जाके, मैं पक्की खबर अपने व्यूअर्स से शेयर करूंगी। एक्चुअली वो टाइम टू टाइम नहीं, ये सही कह रही है। कनाडा में भी बाकायदा कोर्ट के अंदर डॉक्टर्स को पनिश दी गई है। कोई उन्होंने र्यूमर्स फैलाई थी, तो वहां पे भी लोगों ने मास्क उतारे हैं। ये सही कह रही है, मैंने खुद न्यूज देखा है। शुरू कि में अब इतना अच्छा नहीं, लड़ आप रहे कह थे, रही हैं- शुरू में पाकिस्तान सबसे टॉप पे था कि मतलब हम ख्याल रख रहे थे, इतने ज्यादा यहाँ पे केसेस नहीं थे, बट अब उल्टा हो गया, सब निकल गए हैं, तो अब हम फंसते जा मैं रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रही है ना कि यूएस में खत्म हो गया कोरोना, जीरो हो गया। ऐसा लोगों का बिलीफ है, इसलिए वो मास्क नहीं पहन रहे, लॉकडाउन्स भी नहीं Like है, और vaccinated पेंडेमिक है। जो यहाँ पे Vaccinate कर लिया एक्सट्रीम सिचुएशन है हमारे कंट्री में, वो वहाँ पे नहीं रही नहीं है। रही। एग्जैक्टली। यहाँ पे डिफरेंट बातें होती है ना कि यार ये लगाएंगे तो 2 साल बाद मर जाएंगे, वो Myths बहुत है। एजुकेटेड नहीं है अच्छा, यहाँ मुझे पे अभी अमेरिका से आपकी बात से याद आया कि काबुल का आपने सुना होगा, बिल्कुल अफगान तालिबान ने किया, तो मुझे बताएं आपकी क्या कह रहा है, सही किया, गलत किया, क्यों किया, कब किया? बताएं। यूनस 1996 में जब तालिबान ने अफगान पे वो किया था, रूल किया था, तब काफ़ी बुरे हालात, उन्होंने काफ़ी जुल्म किया था, दहशतगर्दी काफ़ी बड़ी हुई थी। लेकिन अब जो आए हैं वो, अब उनका कहना ये है, उनके जो हेड हैं उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है कि अब इस तरह कुछ भी नहीं होगा, वो उनके प्रॉपर राइट्स देंगे। तो आई होप कि अगर वो इसी तरीके से कर दें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर बड़े खतरे की बात है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान और तालिबान के हालात थे, वो पहले बहुत टर्म्स काफ़ी बुरे थे, फिर भी शुरू में अच्छे थे, अब बीच में कोई इतना कनेक्शन था नहीं। अब हमें पता नहीं कि पाकिस्तान से उनका जो टर्म्स है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो अच्छे होते हैं तो फिर ठीक है, वरना फिर पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी, एजुकेट करना चाहूँगी यूथ को, क्योंकि मुझे ये चीज़ें शुरू से पढ़ने का और डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बड़ा शौक था। 9/11, तो 9/11 वो वाहिद अमेरिकन के पास इशू था कि वो मासूम अफगानियों पे अटैक कर सके। एग्जैक्टली। ठीक है, जब वो अफगानिस्तान इंटर हुए थे ना, तो अफगानियों को नहीं पता था कि हमारे ऊपर क्या कयामत ढाई जाएगी। बहुत मासूम बच्चे स्कूल पे उन्होंने हमला किया। जो डॉक्यूमेंट्रीज हम देखते हैं ना कि फुटबॉल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आपने उनसे स्कूल छीन लिए, उनके घर छीन लिए। आप फुटबॉल देखकर उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क ने हमेशा टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई की है, और टेररिस्ट के खिलाफ अगर उनके अपने घर में भी गद्दार है ना, तो हमारे मुल्क ने कहा है, हमारी कौम ने कहा है कि गद्दार है, इसे निकालो। ठीक है, तो जब अमेरिका ने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में, बहुत लोगों ने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, तो पाकिस्तान ने उस टाइम भी साबित किया कि पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट के खिलाफ था और रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे नहीं पता कि तालिबान अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन आप किसी के घर पे पत्थर फेंकोगे, एक दिन आएगा कि वो आपको जवाबी कार्रवाई में आपके ऊपर भी पत्थर फेंकेगा। अब क्यों अमेरिकन भाग रहे हैं? इतनी वीडियोस हैं कि अमेरिकन भाग रहे हैं, मजबूर हो गए, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जहाद। हम जहाद अपने मुल्क, अपने दीन इस्लाम के लिए करते हैं, डॉलर्स के लिए नहीं करते। जब आपके अंदर वो जहाद का जज्बा होता है ना, तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। अभी भी कायनात वो काफी डरे हुए हैं, और मैं देख रही थी न्यूज में, तो वहाँ के लोकल से जब बात कर रहे थे वो लोग, तो उनका जवाब यही था कि यार हमें आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मतलब ये भी कहना है कि वो लोग अभी सेफ नहीं है, हाँ। कि अभी कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन अनम, हमारे मुल्क ने तो हमेशा साथ दिया, अफगानिस्तान का हमेशा भाइयों की तरह साथ दिया। मतलब कि मुझे याद है कि एक टाइम आया था कि इतने अफगानियों के लिए घर खोल दिया था, बॉर्डर्स खोल दिए थे पाकिस्तानियों ने। आपको आइडिया जब फाइटिंग हो रही थी, कब की यूनिस, आपको वॉर किया, जैसे अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे, तो मासूमों के लिए खोल दिया गया था, जिनका ताल्लुक किसी टेररिस्ट ग्रुप से नहीं था, कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं, जिन्होंने पनाह मांगी थी, पाकिस्तानियों ने हेल्प की। 9/11 के बाद अफगानियों को पनाह दी गई है। अमेरिका का अफगानिस्तान में जैसे एंट्री हुई, जैसे उन्होंने तबाही मचाई, क्योंकि उस टाइम वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा। उस टाइम कोई तालिबान का एजेंडा नहीं था कि वो अमेरिका से लड़ रहे हैं, फाइटिंग करने। देखिए, अगर मैं बताऊं ना, उन्होंने उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट समझा। ठीक है, उसामा बिन लादेन की नेशनैलिटी किसी और मुल्क से, अफगानिस्तान से तो थी भी नहीं। आई वांट टू जस्ट करेक्ट यू ऑन वन थिंग कि ये 2001 के बाद नहीं खोलेगी बॉर्डर्स। इट वाज मैंने 2001 नहीं कहा। अच्छा ठीक है, इट वाज इन गल्फ वॉर, इट वाज सोवियत यूनियन जिन्होंने अटैक किया था अफगानिस्तान पे इन 80s, और तब पाकिस्तान ने हेल्प की थी अफगानियों की,
और यूएस से हेल्प लेकर उन्होंने यहाँ से मुजाहिदीन भेजे थे। I'm just saying कि हेल्प हाँ, की थी just to पाकिस्तान correct you that. My point is कि पाकिस्तान ने हेल्प की थी अपने नेबर कंट्री की, जो इस्लामिक कंट्री थी उसकी हेल्प की थी। पाकिस्तान कभी किसी की हेल्प से पीछे नहीं हटा अगर वो मजलूम है। Exactly. माई पॉइंट इज कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड है पाकिस्तानी होने पर सबको। कि मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये एजेंडा था कि हम नहीं देखते कि तुम टेररिस्ट हो, तुम टेररिस्ट हो। जब तक आप हमारे मुल्क में आग नहीं फैला रहे, अगर आप अपने उस राइट के लिए लड़ रहे हो, सबको अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। पाकिस्तान तो हमेशा से अमन को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं वॉर नहीं करें, पीस करें। तो इसके लिए यकजहती जो है हमारे मुल्क से ही स्टार्ट होती है और हम हमेशा लोगों को यही मैसेज देते हैं कि आप ऐसा एक्ट कीजिए कि जिससे आपकी मतलब लड़ाई ना हो, लेकिन प्यार मोहब्बत से जो चीज़ हल हो जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। एक बहुत फेमस थिंग मुझे याद आई, मैं कहना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि आप अच्छाई से बुराई को जीत सकते हैं। अब देखिए, शेर एक ऐसा जानवर है कि आप उसको भी अपने प्यार से और केयर से अपने पास रख के ट्रेन करके इस तरीके से रख सकते हैं कि वो आपको रिटेलिएट ना करे। हालांकि शेर एक ऐसा जानवर है, उसकी फितरत में है कि वो आपको पलट के वार करेगा। आपसे कितना भी प्यार से आप उसे कितना भी प्यार दें, आप उसको कितना भी अच्छे से रखें, लेकिन उसकी एक जैसे बिच्छू की एक फितरत है ना, और डंक मारने से बाज नहीं आता। सो आप अपनी अच्छाई जारी रखें और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अपनी अच्छाई से बुराई को भी और मजलूमों के लिए आवाज उठाएं। एग्जैक्टली। जैसे कि तालिबान ने अटैक किया काबुल पे और बड़े प्रॉपर तरीके से, ना खून बहा, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उन्होंने फतह कर लिया काबुल। उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको हम स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे, जो सबसे अच्छी बात है। एक तरह से अमेरिका ये जंग हार गया। एक हमारे लेट जनरल थे हमीद गुल साहब, उन्होंने बहुत पहले एक शो में बोला था कि पाकिस्तान ने रशिया को, जो मैं सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूँ, रशिया को हराया यूएस की मदद से, और वो टाइम भी आ गया जब पाकिस्तान ने अमेरिका को हराया अमेरिका की मदद से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। नहीं, एक पिक्चर मुझे पिक्चर लेनी है। अच्छा, ये तस्वीर हम मेंशन करते हैं, देन शो को एंड करते हैं। तस्वीर ये है कि फाल्कन है और वो देखता है मिरर में और कहता है कि बताओ बताओ, अमेरिका के फ्लैग उसने पहना होता है, वो कहता है बताओ बताओ अमेरिका का दुश्मन कौन है। तो वो फिर सोचता है, मतलब वो शीशा अपना काम कर रहा होता है, जादुई शीशा, तो वो सोचता है मस्त ही चाइना, और जैसे ही शीशा दिखाता है तो वो खुद अमेरिका होता है। एग्जैक्टली, वो खुद ही इतनी फनी पिक्चर है और वो खुद अमेरिका होता है। वो देख के हिल जाता है कि वाकई। तो यही एंड में मुझे लगता है कि बात लाजमी ऑडियंस तक पहुंचानी चाहिए थी कि अब आप भी समझ गए, अब आप भी इतने एजुकेट तो हो गए हैं कि किसकी वजह से इतने मसले मसाइल हैं। लेकिन हम अब जा रहे हैं शो के इख्तिताम की तरह, और नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरे टॉपिक्स लेकर आएंगे और उस पर भी हम चाहेंगे कि इसी तरह आप हमें प्यार देते रहें, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। प्लीज़ 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 हमारे शो को जितना आप प्यार देंगे हमें उतना मोटिवेट करेंगे, हम उतने अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे, और आप चाहें तो आप भी हमें कोई टॉपिक बता सकते हैं। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी प्यारी दोस्त अनम गौहर की तरफ से, उर्शा की तरफ से, निदा की तरफ से, और इसकी ज़रूरत है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।